सदियों पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में ज्ञान की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं फैली थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान सिर्फ सिखाया नहीं जाता था, बल्कि जिया जाता था। उस स्थान का नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर गिरती, नालंदा की लाल ईंटों से बनी विशाल इमारतें सुनहरी चमक उठतीं। हवा में शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक गूंज छिपी रहती, विचारों की, सवालों की और उत्तरों की तलाश की। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के महान सम्राट कुमारगुप्ता आयनसे ने इस स्थान की स्थापना की थी। उनका सपना था एक ऐसा केंद्र जहां दुनिया का हर जिज्ञासु मन आकर ज्ञान प्राप्त कर सके, जहां सीमाएं खत्म हो जाएं और केवल बुद्धि का विस्तार हो। धीरे धीरे यह स्थान एक छोटे से शिक्षण केंद्र से बदलकर एक विशाल विश्वविद्यालय बन गया। लेकिन यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक जीवित, सांस लेती हुई ज्ञान की नगरी थी। यहां हजारों छात्र रहते थे, दूर दूर से आए हुए, कोई चीन से, कोई तिब्बत से, कोई कोरिया से। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग संस्कृतियों से आते थे, लेकिन यहां आकर वे सब एक ही भाषा समझते थे, ज्ञान की भाषा। दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से होती, लेकिन उसके बाद शुरू होती असली यात्रा, सीखने की। कोई छात्र अपने गुरु के साथ बैठकर दर्शन शास्त्र पर चर्चा कर रहा होता, तो कोई गणित के जटिल सिद्धांतों को समझने में लगा होता। कहीं खगोल विज्ञान पर बहस चल रही होती, तो कहीं चिकित्सा विज्ञान के नए प्रयोग किए जा रहे होते। यहां शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, यहां सवाल पूछना सबसे बड़ा गुण माना जाता था। अगर कोई छात्र अपने गुरु से सवाल करता, तो उसे प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि नालंदा में यह माना जाता था सवाल ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। लेकिन यहां तक पहुंच पाना आसान नहीं था। नालंदा के मुख्य द्वार पर विद्वान बैठे रहते थे। जो भी छात्र प्रवेश लेना चाहता, उसे पहले उनके सवालों का सामना करना पड़ता। ये सवाल इतने कठिन होते थे कि बहुत से छात्र वहीं से वापस लौट जाते। कहा जाता है कि 1 में से केवल 2 या 3 छात्र ही इस परीक्षा को पार कर पाते थे, और जो अंदर पहुंचता वह एक नई दुनिया में प्रवेश करता। इस दुनिया का सबसे अनमोल खजाना था धर्मगंज, यानी नालंदा का विशाल पुस्तकालय। यह सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं था, बल्कि ज्ञान का महासागर था। ऊंची ऊंची इमारतों में लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थीं। कुछ इतनी पुरानी थीं कि उन्हें छूने में भी डर लगता था। कई विद्वान तो अपना पूरा जीवन सिर्फ इन ग्रंथों को पढ़ने और समझने में लगा देते थे। इसी नालंदा में एक दिन चीन से एक युवा भिक्षु पहुंचा, ज़्वानज़ांग। उसने हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा की थी, सिर्फ इस स्थान तक पहुंचने के लिए। जब उसने नालंदा को पहली बार देखा, तो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी विशाल, इतनी व्यवस्थित और इतनी जीवंत। उसने यहाँ कई वर्षों तक अध्ययन किया। उसने यहाँ के शिक्षकों से सीखा, छात्रों के साथ बहस की और ज्ञान के हर पहलू को समझने की कोशिश की। जब वह वापस अपने देश गया, तो वह सिर्फ एक यात्री नहीं था, वह नालंदा की कहानी लेकर गया था। उसकी वजह से नालंदा की प्रसिद्धि और भी दूर तक फैल गई। समय बीतता गया और नालंदा अपने चरम पर पहुंच गया। ऐसा लगता था जैसे यह स्थान हमेशा यूं ही ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहेगा। लेकिन इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं होता। 12वीं शताब्दी आई और उसके साथ एक ऐसा अंधेरा जिसने सब कुछ बदल दिया। बख्तियार खिलजी, एक आक्रमणकारी जिसका नाम इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय बनकर दर्ज है। जब वह बिहार पहुंचा, तो उसकी नजर नालंदा पर पड़ी। उसने इस विशाल परिसर को देखा, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े भवन, और उसे यह एक किला लगा। उसने बिना यह समझे कि यह ज्ञान का केंद्र है, हमला करने का निर्णय लिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। जहां कभी शांति थी, वहां अब भय था। जहां कभी बहस होती थी, वहां अब चीखें थीं। छात्र जो अब भी कुछ देर पहले तक पढ़ाई कर रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे।
आचार्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान को समर्पित किया था, अब असहाय खड़े थे। और फिर सबसे भयानक क्षण आया। धर्मगंज पुस्तकालय में आग लगा दी गई। वह आग धीरे धीरे फैलने लगी। पहले एक कोना जला, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। कहा जाता है कि उस पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि आग कई महीनों तक जलती रहीं। कल्पना करो, हर दिन हर रात किताबें जल रही हैं, और उनके साथ सदियों का ज्ञान भी। किसी ने कोशिश की होगी उन्हें बचाने की, लेकिन आग बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। जब धुआं छंटा तो वहां कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ खंडहर। नालंदा, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था, अब इतिहास का एक खोया हुआ अध्याय बन चुका था। सदियां बीत गईं। हवाएं उन खंडहरों से गुजरती रहीं, जैसे किसी बीती हुई कहानी को दोहरा रही हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय बदला, दुनिया बदली, और एक दिन फिर से नालंदा का नाम लिया जाने लगा। 21वीं सदी में भारत ने फैसला किया कि इस महान विरासत को फिर से जीवित किया जाएगा। उसी भूमि पर जहां कभी ज्ञान का महासागर था, एक नई शुरुआत की गई। आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आज राजगीर के पास खड़ा यह नया नालंदा पुराने नालंदा की तरह विशाल तो नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा वही है। यहां फिर से छात्र आते हैं, फिर से पढ़ाई होती है, फिर से सवाल पूछे जाते हैं। और जब कोई उन पुराने खंडहरों के बीच खड़ा होता है, तो उसे सिर्फ टूटे हुए पत्थर नहीं दिखते, उसे एक कहानी सुनाई देती है। एक ऐसे समय की जब भारत ज्ञान का गुरु था, एक ऐसे समय की जब एक आग ने सब कुछ खत्म कर दिया, और एक ऐसे समय की जब वही ज्ञान फिर से जन्म ले रहा है। हवा आज भी जैसे धीरे से फुसफुसाती है। मुझे जलाया गया, मुझे मिटाया गया, मेरी दीवारें गिरा दी गईं, मेरे मंदिरों को तोड़ दिया गया, मेरे आंगनों में जो ज्ञान की आवाजें गूंजती थीं, उन्हें खामोश कर दिया गया। मेरी किताबों को आग में झोंक दिया गया। वो किताबें जिनमें सदियों का ज्ञान था, वो पांडुलिपियां जिनमें भविष्य की रोशनी छुपी थी, सब कुछ जल गया, सब कुछ राख बन गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? नहीं, क्योंकि ज्ञान को तलवार से नहीं काटा जा सकता, ज्ञान को आग में नहीं जलाया जा सकता, ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। वो हवा की तरह है, वो हर दिशा में फैलता है, वो हर पीढ़ी में फिर से जन्म लेता है। आज जब तुम इन खंडहरों को देखते हो, तो ये सिर्फ टूटी हुई दीवारें नहीं हैं, ये एक कहानी है, एक चेतावनी है, और एक प्रेरणा भी। ये हमें याद दिलाती है कि सभ्यताएं मिट सकती हैं, इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन ज्ञान कभी नहीं मरता। और शायद इन खामोश पत्थरों के बीच आज भी एक आवाज गूंजती है। धीरे धीरे हवा के साथ मैं फिर लौटूंगा, हर उस जगह जहां कोई सीखना चाहता है, हर उस दिल में जहां सवाल अभी भी जिंदा हैं। क्योंकि मुझे जलाया गया, मुझे मिटाया गया, लेकिन ज्ञान की रोशनी कभी नहीं बुझती। और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।